तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, नए साल के इस मौके पर मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आया हूँ और ये साल 2026 आपके लिए बहुत ही शुभ हो। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो आज की कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मैं आर्यन। मैं आपको एक रियल कहानी बताने जा रहा हूं जो कि मेरी माँ के साथ हुई थी। बात उस समय की है जब मेरी माँ छोटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि माँ और उनकी बहन और नानी रात में मेले से घर आ रही थी। गांव वापस आते समय एक घर के बाहर किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। माँ और उनकी बहन इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर आवाज लगातार आ रही थी। उस वक्त नानी ने चुपचाप सबको शांति से घर चलने को कहा। फिर अगले दिन सुबह माँ ने अपनी माता से पूछा। तब जाकर नानी ने बताया कि कुछ साल पहले जब तुम लोग बहुत छोटे थे, उस वक्त उस घर में एक परिवार रहता था। परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। हुआ कुछ ऐसा था कि माँ घर में खाना बना रही थी और पिताजी खेत में गए हुए थे। उनके बच्चे घर के बाहर ही आसपास खेल रहे थे। खेलते खेलते वो दोनों बच्चे घर के पास वाले कुएं के पास पहुंचे। उस वक्त जो उसकी बहन थी, उसने अपने भाई को गलती से कुएं में धक्का दे दिया। वो लड़का जब उसमें गिरा तो जोरों से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की वजह से वो बच्ची इतनी डर गई कि अपने घर में जाकर छुप गई। बहुत देर तक जब दोनों बच्चे कहीं नहीं मिले तो घर वाले उन्हें ढूंढने लगे। लगातार कई घंटों तक ढूंढने के बाद जब किसी की नजर कुएं में पड़ी तो देखा कि वो छोटा बच्चा कुएं में मरा हुआ मिला। उस वक्त उसकी बॉडी ऊपर पानी में तैर रही थी। अब जब ठीक उस बच्ची से पूछा गया तो उसने बताया कि खेलते समय वो अचानक से गिर गया और मैं डर के मारे छुप गई। दोस्तों, तभी से उस बच्चे की रोने की आवाज अक्सर रात को सुनाई देती है। हालांकि गांव वालों ने उस कुएं को अब बंद करा दिया है, लेकिन यह कहानी बिहार के बिंड वालिया गांव की है। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी भी सुनाता हूं जब हम लोग कोलकाता रहते थे, और ठीक ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि जब हम लोग कोलकाता रहते थे तो वहां एक बाड़ है जहां पर बहुत सारा टॉयलेट होता है। एक दिन रात के वक्त जब मेरी दादी वहां से घर आई तो सब लोग खाना खा के सो गए थे। उस रात तकरीबन 12 बजे के करीब अचानक दादी उठी और एकदम से रोने लगी। कुछ ही पलों बाद वो धीरे से हंसने भी लगी। उनको ऐसा करते देख माँ एकदम से डर गई। उन्होंने तुरंत पिताजी को उठाया। पिताजी ने जब ये सब देखा तो अचानक दादी को एक थप्पड़ लगाया। इसके बाद दादी ने पिताजी से कहा कि क्यों मार रहा है, मैं ही हूं। इतना कहकर वो एकदम से चुपचाप सो गई। दोस्तों, उस रात की कहानी समझ में ही नहीं आई आखिर ऐसा क्या था जो था भी और नहीं भी, लेकिन जो कुछ भी था बेहद डरावना था। बस यही थी मेरी ये 2 कहानियां। वैसे एक कहानी और है मेरे पास जो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताई थी। वो किस्सा नेपाल का है। इस कहानी के आने के बाद मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने आर्यन जी की 2 कहानियां। एक में उनकी दादी के साथ जो हुआ वो तो अलग ही था, मगर जो गांव में हुआ वो बहुत बुरा हुआ। खैर, ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम फैजान खान है। मैं इससे पहले भी कई कहानियां महेश भाई के जरिए सुना चुका हूं। वैसे मेरे पास कहानियां तो बहुत कुछ है, पर हम लोगों को ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं मिलती। इन दिनों महेश भाई की स्टोरी सुन रहा था तो टाइम निकालकर मैंने सोचा कि क्यों ना सर को कोई कहानी भेजी जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कहानी को भेजने का मेरा एक ही मकसद है कि आप सबको वही चीज बताऊं जिससे आप सावधान हो सके। वैसे आप सबको एक बात बता दूं कि इससे पहले भी मैंने 3 बार कहानी लिखकर भेजी थी, जिसको मैंने तुरंत ही डिलीट भी कर दिया था। न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मुझे कहानी भेजने से रोका जा रहा है। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि इस कहानी को मैं भेज कर रहूंगा जिससे किसी को भी फायदा हो सके। दोस्तों, इस कहानी से पहले मैंने कहानी भेजी थी, उस वक्त मैं रसिया में था, पर आज मैं कुवैत में हूं। तो चलिए इस वक्त रसिया की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी 13 मार्च 2024 की है। उस वक्त सभी की तरह मैं मुंबई गया हुआ था इंटरव्यू के लिए। उस वक्त यही रसिया का इंटरव्यू चल रहा था। मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त थे जो कि सिलेक्ट हो गए थे।
हम सब बहुत खुश थे कि अब अच्छा पैसा कमाएंगे। और तो और आपको ये बात भी बता दूं कि ये कहानी मेरी आप बीती है, जो कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो आप में से किसी के साथ ना हो। बस इतना है कि इस कहानी को पूरा सुने और बोर ना हो, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, हम सब बेहद खुश थे। 4 महीने बाद वीज़ा भी आ गया। हम लोगों की 13 मार्च 2024 को मुंबई से फ्लाइट थी, जो कि हम 8 घंटे का सफ़र तय करके मॉस्को पहुंच गए। हम ठीक जैसे ही बाहर निकले तो गजब की ठंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे हड्डी तक समा जाएगी। ठीक एयरपोर्ट पर कंपनी का एक आदमी आया हुआ था, जो हम सभी को लेकर होटल में ले गया। होटल का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। देखते ही दिल खुश हो गया। हमें लगा कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इससे आगे हमारे साथ और भी भयंकर होने वाला था। हम तकरीबन वहां 1 हफ्ता रहे। फिर एक टिकट हम सभी को दिया गया, जो लगभग 6 घंटे का था, अमूर का, जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। हम सभी फ्लाइट से वहां पहुंचे। बस का सफर तकरीबन 2 घंटे का था। हम ठीक जैसे ही थाई कैंप तक पहुंचे, जो कि जंगल के बीचों बीच था, वहां पहुंचकर ऐसा लगा कि जैसे मानो सब कुछ उजड़ गया हो। खैर, पहुंचने के कुछ दिनों बाद हमारा गेट पास भी बन गया था। आपको बता दूं कि हम पेंटर फॉरमैन में गए थे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आगे जो कुछ भी हुआ उससे आप समझ जाओगे। वहां पर हम एक साइट पर काम करने के लिए पहुंचे थे। हम इंडिया से कम 30 आदमी थे। वहां पहुंचने के बाद वहां के इंजीनियर ने हम सभी को रोड, पत्थर और सरी के काम पकड़ा दिए, जबकि हम सभी कुछ न कुछ और काम से आए हुए थे। लेकिन न जाने क्यों फिर भी ये लोहा पत्थर का काम पकड़ा दिया। अब ऐसे में हम बोले भी तो क्या बोलते। ना तो इंग्लिश और ना हिंदी वो लोग समझते थे। जो बोलना होता था रूस भाषा में बोलना पड़ता था, और रूस भाषा हम में से किसी को नहीं आती थी। इसलिए मोबाइल से ट्रांसलेट करके हम बात कर लिया करते थे। लेकिन वहां के लोगों ने सीधा बोल दिया, जो काम दिया है वो करो। अब दोस्तों, करते भी तो क्या करते, इतनी दूर से आए हुए थे, सबके सब मजबूर थे, काम तो करना ही पड़ा। पर खैर, काम करते करते जब खाना खाने का टाइम हुआ तो आप सभी को क्या बताऊं, इतना बुरा खाना जिसमें ना स्वाद था ना मसाला, एक तरह से मानो उबला हुआ खाना। खैर, आगे क्या बताऊं, ऐसे ही दिन कट रहे थे। मेरे ही सामने एक समीम नाम का लड़का, जिसकी उम्र बहुत कम थी, वो एक दिन बहुत रो रहा था। हम सभी उसे समझा बुझा रहे थे कि अभी तो आए हैं, घर लौटकर नहीं जा सकते। उसे नहीं मालूम था कि जाना आसान नहीं था। कैसे जाते, ये लोग जाने ही नहीं दे रहे थे, और अगर वहां से जाने भी थे तो निकलना बड़ी मुश्किल। सबसे पहले भाषा का प्रॉब्लम। दोस्तों, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कहानी कहाँ है, तो मैं अब कहानी ही शुरू कर देता हूं। एक दिन हम सब रोड बनाने का काम कर रहे थे, और ठीक जहां काम हो रहा था तो वहां ठीक बगल में ही रूसी यानी क्रिश्चियन की कब्र थी। उस वक्त हम सब में एक मनोज नाम का लड़का था। वो बोला, थोड़ा हल्का होकर आता हूं। वो ठीक हल्का होने के लिए पास के जंगल में ही चला गया। जंगल के ठीक बगल में कब्रिस्तान भी था। पर खैर, जब वो थोड़ी देर तक नहीं आया तो मैंने बोला कि क्यों ना देख आते हैं। हम जैसे ही उस तरफ बढ़े तो वो थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था, एक तरफ को मुंह किए हुए। हमने लगातार 3-4 बार आवाज दी, लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। पर हम में से एक लड़का उसके पास जाने लगा। वो बस थोड़ा सा ही चला था कि अचानक मनोज पलटकर जल्दी से वापस आने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या कर रहा है, इतनी देर से बर्फ में घुसने की सोच रहा है। उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। फिर हम सब दोबारा काम में लगे हुए थे तो मनोज ने मुझे पास बुलाकर कहा कि फैजान भाई, एक बात बोलूं, पर किसी को बताना नहीं। आपको पता है, जहां हम गए थे ना, वहां से थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। वो हमें अपने पास आने का इशारा कर रही थी। मैंने कहा, क्या बात कर रहा है, वहां दूर दूर तक कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ जंगल और बर्फ। मनोज ने कहा, नहीं भाई, मैंने देखा है। दोस्तों, एक बात और, जहां पर हमारा काम चल रहा था वहीं पर हमारा रहने का कैंप भी था। लेकिन खैर, ये सब बातें हो जाने के बाद हम सब अपने अपने रूम में आ गए। अब जैसे ही रात हुई तो हम सब खाना खाकर सोने जा रहे थे। उस वक्त मनोज ने मुझसे कहा कि हम जरा नीचे टहल कर आते हैं। मैंने कहा, इतनी ठंड है, कहाँ जाएगा? पर मनोज ने कहा, बस आ रहा हूं। वैसे भी यहां रात के 9 बजे भी सूरज निकला ही रहता है, मालूम ही नहीं चलता कब रात है कब दिन। मैंने मनोज से कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, कल काम बहुत ज्यादा है। इसके बाद मनोज चला गया।
और ठीक जब वो बहुत देर के बाद वापस आया तो अजीब सा थका हारा सा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्या हुआ जितना थक गया। उसने कहा कुछ नहीं और चुपचाप सो गया। अगले दिन सबके सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन जब मैंने मनोज को उठाया और कहा कि काम पर चल तो उसकी आंखें एकदम लाल दिख रही थी। मैंने उससे पूछा कि मनोज क्या हुआ। कहने लगा कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। मैंने मनोज को हिलाकर पूछा कि क्या बात है, सच सच बता, तू रात कहाँ गया था। मनोज ने कहा कि कल रात को मैं वहीं गया था जहां पर वो लड़की मिली थी। मैं उस लड़की से वहां दोबारा मिला। मालूम नहीं रशिया भाषा में कुछ बोल रही थी और तो और वो मेरा हाथ पकड़कर अपने दांत से चुभा दी। दोस्तों यकीन मानो, जब मैंने उसका हाथ देखा तो एकदम सुर्ख लाल था। मैंने उसे देखकर कहा ये सब क्या किया। उसने कहा मालूम नहीं, मुझे लगा शायद ठंड की वजह से इन्फेक्शन हो गया है। मैंने उससे कहा तू झूठी कहानी मत सुनाया कर, लेकिन वो कहता रहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आज तुम्हें भी मिलवा दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है, पर अभी तो काम पर चल। दोस्तों काम करते करते मेरा ध्यान मनोज की तरफ भी था। मैंने मनोज से कहा कि तू बहुत सुस्त लग रहा है। वो कहने लगा कि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा तू जा रूम पर जा, आराम कर ले। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं ठीक है, मैं काम कर लूंगा। दोस्तों उसका बिहेव बहुत अजीब लग रहा था। न जाने क्यों बार बार वो उसी तरफ देख रहा था। मैंने भी कई बार वहां देखने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं दिखा। जैसे तैसे काम खत्म करने के बाद हम सब शाम होते ही रूम पर आ गए। उसी बीच मैंने देखा कि मनोज दोबारा कहीं जा रहा है। मैंने तुरंत मनोज से पूछा कि कहाँ जा रहा है। कहने लगा कि आता हूं थोड़ी देर में। दोस्तों वो ठीक जैसे ही नीचे की तरफ गया तो मेरे बगल में उस वक्त समीम था। तो मैंने समीम से कहा कि चलो देख कर आते हैं, आखिर ये कहाँ जा रहा है। समीम ने कहा कि जाने दे यार, घूम कर आ जाएगा। उसके इतना कहते ही मैंने उसे 2 दिन की सारी बातें बता दी। वो सुनकर एकदम हैरान रह गया। कहने लगा कि चल देख कर आते हैं। दोस्तों उस वक्त रात के करीबन 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे। उस वक्त सिर्फ सूरज की लाली दिख रही थी। बाहर पूरा सन्नाटा था। हम दोनों निकलकर उसको खोजने लगे। तभी थोड़ी दूर जाकर देखा कि मनोज वहीं जा रहा था जहां कब्रिस्तान था। समीम मुझसे कहने लगा कि ये उधर क्यों जा रहा है। उसी वक्त हम दोनों दौड़ते हुए उसे लगातार आवाज दे रहे थे, लेकिन मनोज तो मानो जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस धीरे धीरे चला ही जा रहा था। उस वक्त ठीक वो हम लोगों से बहुत आगे था, लेकिन कुछ ही देर में हम भी वहां पहुंच गए। हमने वहां पहुंचकर देखा कि जिस जगह मनोज खड़ा था वहां पर बर्फ की वजह से कब्र तो नहीं दिख रही थी, बस नाम का प्लेट दिख रहा था, जिससे मालूम चल रहा था कि क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है। दोस्तों दरअसल उस समय हम लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन हम जैसे ही उसके करीब पहुंचे तो देखा कि सच में एक लड़की खड़ी थी और मनोज उससे कुछ कह रहा था। वो ठीक हिंदी में बातें कर रहा था। समीम ने मुझसे कहा कि ये हिंदी में बातें कर रहा है, इसको मालूम भी है उसको हिंदी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों हम लोग कुछ ही दूरी पर खड़े होकर देख रहे थे। समीम कहने लगा कि इसके पास चलते हैं, आखिर ये लड़की से कहां मिल गई। हम ठीक जैसे ही मनोज के पास पहुंचे तो देखा कि वो हाथ पकड़कर उसके हाथ में मुंह लगाने ही वाली थी कि हमने तभी मनोज की आवाज दी कि मनोज तू यहां क्या कर रहा है। दोस्तों साथ ही एक बात और कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तब हम आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद को दम कर लेते हैं। उस समय समीम ने भी पढ़कर दम किया था। अब ठीक हम जैसे ही अपने दोस्त के पास पहुंचे तो जो लड़की खड़ी थी वो धीरे धीरे दूर हटने लगी। समीम ने मनोज से कहा कि अबे तुझे ये लड़की कहां से मिल गई। मनोज कहने लगा कि हम झूठ थोड़ी बोल रहे थे, सच में लड़की तो थी, पर जब हम दोनों ने उसका चेहरा देखा तो एकदम सफेद था, आंखों के पास हल्का काला था। हमने सोचा कि शायद अंधेरे की वजह से साफ नहीं देख पा रहे थे। उसी वक्त समीम ने उस लड़की का नाम इंग्लिश में पूछा, पर मैंने समीम से कहा कि यार ये कहां समझ पाएगी। पर न जाने वो लड़की अजीब सी खड़खड़ाहट आवाज में कुछ बोल रही थी। मुझे लगा शायद ठंड की वजह से आवाज ऐसा आ रहा होगा। पर मनोज हमसे कहने लगा कि यार तुम दोनों जाओ यहां से, हम आते हैं। दोस्तों सच कहता हूं, उस वक्त वहां का माहौल देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो लड़की कोई आत्मा भी हो सकती थी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी ऑन की तो यकीन मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस टाइम हम मनोज के पास पहुंचे थे उस वक्त वो लड़की कुछ कदम पीछे हटी थी। और आप तो जानते ही हैं कि जब कोई इंसान पीछे हटता है वो भी बिना घूमे
तो पैरों के निशान आगे की तरफ ही बनते हैं, लेकिन नहीं, वो निशान उल्टे थे, जैसे वो पलट कर घूमी हो। सच में ये सब देखकर हम पूरी तरह दंग रह गए। मैंने समीम और मनोज के कान में कहा, नीचे देखो। यकीनन मेरी बातें सुनने के बाद दोनों कांपने लगे। मनोज तो मानो जैसे वहीं जम गया हो। वो लगातार बस उस लड़की को ही देखते जा रहा था। हिम्मत करके जब रोशनी मैंने लड़की के चेहरे की तरफ करी तो वो बहुत ही खतरनाक मुस्कान से देख रही थी। बस एक ही चीज ठीक थी कि वो हमारे पास नहीं आ रही थी। शायद हम लोगों ने पहले ही दम पड़ लिया था, पर हमें डर था तो बस मनोज का, जो लगातार उसकी तरफ देखे जा रहा था। मैंने तभी चिल्लाते हुए मनोज को भागने को कहा, लेकिन वो उल्टा मुझसे कहने लगा कि मैंने कहा तुम दोनों जाओ, हम आते हैं। उसी वक्त समीम ने मनोज के पीछे एक जोर के थप्पड़ लगा दिया और उससे कहा कि नीचे देख। मनोज ने कहा, नीचे कुछ नहीं है, पैरों के निशान होंगे। समीम ने गुस्से में कहा, अबे ये निशान उल्टे हैं, ये लड़की नहीं है, ये एक चुड़ैल है। मनोज एकदम हक्का बक्का रह गया। उसी वक्त वो लड़की जोरों से हंसने लगी। वो अपनी अजीब सी भाषा में कुछ बोल रही थी। दोस्तों, हम दोनों ने मनोज का हाथ पकड़ा और उसे वापस लेकर भागने लगे। पीछे से लगातार अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। न जाने वो हम लोगों को क्या क्या बक रही थी। और एक हमसे तो तेज भी नहीं भागा जा रहा था, क्योंकि जगह बर्फ से चारों तरफ से घिरी हुई थी, पर फिर भी हम भाग ही रहे थे। उस वक्त मनोज भाग तो रहा था, पर रो भी रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हमें देरी होने की वजह से मेरे रूम के कुछ लड़के हमें खोजते हुए उधर आ गए। लेकिन उन्होंने जैसे हम तीनों को ऐसे भागते हुए देखा तो वो न जाने क्यों हमें देखकर वापस कैंप की तरफ उल्टा भागने लगे। मैंने पीछे से आवाज दी, अरे सबके सब रुक जाओ, सब ठीक है। आवाज सुनी तो सबके सब खड़े हो गए। वो कम से कम 4-5 लोग थे। दोस्तों, हम जैसे तैसे रूम पर पहुंचे। रूम पर पहुंचते ही एक लड़के ने हमसे पूछा कि भाई तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे थे। तभी समीम ने कहा कि हम सब तो भाग रहे थे, लेकिन तुम सब हमें देखकर वापस क्यों भाग रहे थे। वो लड़का कहने लगा कि हमको लगा शायद जानवर पीछे लगा होगा, इसी वजह से हम भी भागने लगे। समीम ने कहा, अच्छा तुझे मालूम भी है हमारे पीछे जानवर से ज्यादा खतरनाक चीज थी। वो तो शुक्र करो कि आज हम सब बच गए। बस फिर क्या था, हम सब भागते हुए कैंप के बॉस के पास पहुंचे। उस वक्त हम अपनी भाषा में बात कर रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त मनोज ने कहा कि इसको अपनी भाषा ट्रांसलेट करके पूछ। मैंने तुरंत मोबाइल निकालकर ट्रांसलेट करके पूछा। उल्टा हमें कहने लगा कि तुम लोग कहाँ से दारू पीकर आए हो, अगर ऐसा करोगे तो तुम सबको अभी निकाल दूंगा। मनोज गुस्से में कहने लगा कि यार इसे नहीं मालूम हमारे साथ क्या हुआ है और ये न जाने क्या क्या बातें बोल रहा है। पर मैंने धीरे से बैठकर उन्हें सारी बातें बताई। तब जाकर उसने हम सबको बताया कि असल में वो कोई लड़की नहीं है, वो बस भटकती रहती है। उसका कुछ अधूरा सपना रह गया है जिसे पूरा करने के लिए भटकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे जल्दी से कोई नहीं देख पाता और ना ही वो किसी को परेशान करती है। शायद तुम लोगों में से किसी ने कुछ किया होगा, तभी वो तुम्हें दिखाई दे रही है। समीम ने कहा, मनोज तू ही बता, तूने ऐसा क्या काम किया। मनोज ने कहा, हम तो कुछ नहीं किए, बस उस दिन जब हम वो वॉशरूम करने के लिए गए थे तभी से ये सब हो रहा है। मैं तो वहां से वॉशरूम करके जा ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आया। कैंप के मालिक ने कहा, हो ना हो तुम उसकी कब्र के ऊपर से गए होंगे। उसी वक्त मनोज ने अपना हाथ देखकर कांपते हुए कहा, यह दाग कैसा है। दोस्तों, कैंप के मालिक ने जब उसका हाथ देखा तो दंग रह गया। उसने तुरंत पूछा, ये तुम्हारे साथ कितनी बार हुआ। मनोज ने कहा कि बस एक ही बार, जब मिलने गया था। आज दोबारा मिलने गया था। वो बस पकड़कर मुंह के पास ले जा ही रही थी कि तभी ये दोनों वहां पहुंच गए। कैंप के मालिक ने कहा, किस्मत अच्छी है तुम्हारे दोस्त मिल गए, वरना आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहता। खैर, रात हो गई है, तुम हमसे कल बात करना। इतना कहकर उसने सबको अपने अपने रूम में भेज दिया। दोस्तों, इसके बाद जब हम रूम में गए तो समीम ने मनोज को इतनी गालियां दी कि आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, उस रात हम सबके मन में डर बना रहा। अगले दिन कैंप बॉक्स का मालिक मनोज को चर्च पर लेकर गया। उसका थोड़ा झाड़ फूक हुआ और कुछ अजीब से पानी से नहलाया। कुछ ही दिनों में हमें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। खैर, जैसे तैसे 1 साल निकल गया। हम सभी अपने अपने घर वापस आ गए और हमने ये फैसला भी किया कि आज के बाद रसिया कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने वालों को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी भूलकर भी ऐसा अनजान शहरों में ना जाएं,
हम सोचते हैं कि वहां जाकर हमें सब कुछ मिलता है। आपको बता दूं कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हालांकि कुछ लोग अपनी अपनी पोस्टिंग के हिसाब से जाते हैं, मगर हमने जैसा सोचा था हमारे साथ बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। हमने सोचा था कि वहां जाकर खूब दारू मिलेगी, रशियन लड़कियां मिलेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि आप लोग पैसा तो कमा लोगे, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग एजेंट के जरिए 2-3 लाख रुपए देकर जाते हैं और फिर वहां जाकर रोना धोना शुरू कर देते हैं, बस इतना है कि आप कहीं भी जाओ लेकिन सोच समझ कर। कहानी खत्म करने से पहले आप सभी को इतना कह दो कि अगर किसी भी भाई को मुझसे कुछ पूछना है या कुछ देखना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है khanfaizan.sultan। और दोस्तों, मेरी प्रोफाइल पिक में मैंने येलो कलर की टी शर्ट पहनी है। खैर, इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने फैजान खान की कहानी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि आखिरकार जब कोई अपने घर से बाहर निकलकर विदेश की यात्रा करता है तो उसको वहां पर पैसों के साथ साथ क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सब आपके सामने है। बाकी मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मुझे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना बहुत पसंद है। मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे 4 बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने थे क्यों कहा यह आपको कहानी में पता चलेगा। खैर, मेरे दोस्तों का नाम नील, शाहिल, हरीश और मयंक है। और आपको बता दूं कि मुझे शांत जगह रहना बहुत पसंद है, जैसे कि गांव, पहाड़, फार्म हाउस, ऐसी जगहें जहां सिर्फ सुकून मिलता है। एक बार वीकेंड पर हम सब दोस्तों ने मिलकर शहर से दूर एक फार्म हाउस बुक किया। वो जगह बहुत खास थी क्योंकि उसके पास में हरियाली और साथ में एक नदी बहती थी। फार्म हाउस के आंगन के एक कोने में स्विमिंग पूल भी था। उसके पास कुछ टेबल और चेयर लगे हुए थे। अंदर एक हॉल, नीचे 2 बेडरूम और किचन, और ऊपर 2 बेडरूम थे और उसके ऊपर टेरेस। बस एक बात थी, वहां तक जाने का रास्ता थोड़ा सा कच्चा और सुनसान था। और हाँ, वहां का चौकीदार वहां नहीं रहता था, क्योंकि जब हम वहां पहुंचे तो चौकीदार ने हमें सिर्फ चाबियां दी और चला गया। जाते हुए इतना कह गया कि मेरी बीवी 2 टाइम का खाना बनाने आएगी। दोस्तों, सच कहता हूं, जैसे ही मैंने फार्म हाउस के गार्डन में कदम रखा, मुझे तभी एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। खैर, शाम होने आई थी, इसीलिए माहौल ठंडा था, लेकिन फार्म हाउस के अंदर जो ठंडक थी उसमें एक अजीब सी नमी थी। खैर, मैंने ये सब कुछ इग्नोर किया और अंदर की ओर बढ़ गया। हम सब हॉल में लगे सोफे पर बैठे। उस वक्त चौकीदार और उसकी बीवी दोनों वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते चौकीदार ने हमसे कहा कि साहब, रात के समय आप अकेले बाहर मत निकलना। हमने कहा ठीक है। हमने अपने अपने कपड़े चेंज किए और पूल में मस्ती करने लगे। बाहर हर तरफ अंधेरा था, बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मेरा दोस्त हर्ष पूल के किनारे बैठा था और हम सब पानी में थे। हम सबके सब एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक हर्ष पूल में गिर गया। हम सब उसे देखकर अचानक से हंसने लगे, लेकिन वो एकदम शॉक्ड हो चुका था। उसने हमसे कहा कि किसी ने उसे धक्का दिया। हमने उससे मजाक में कहा, अबे शायद तुझे चढ़ गई है, इसलिए तेरा बैलेंस बिगड़ गया होगा और तू नीचे गिर गया। लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि किसी ने उसे धक्का दिया है। दोस्तों, ऐसे ही आधा घंटा मस्ती करने के बाद हम सब सोने के लिए चले गए। आपको बता दूं कि हम 5 ऊपर के रूम में रह रहे थे, 2 एक रूम में और 3 एक रूम में। रात के समय मैं सोफे पर सो रहा था, हर्ष और नील दोनों के दोनों बेड पर। दोस्तों, सच कहता हूं, तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से नींद में हिलाया हो। एक बार को तो मुझे ऐसा भी लगा कि शायद मेरे दोस्त दोनों मिलकर मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे ही चिढ़ के मारे उठा तो पाया कि वो दोनों आराम से सो रहे थे। मैंने सोचा शायद नींद में हुआ होगा या कोई छोटा मोटा सपना होगा, लेकिन उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या करता, मैं उठा और बैल्कनी में चला गया। बैल्कनी सामने की साइड थी, वहां से गार्डन पूरा दिखाई दे रहा था। मैं एक गेट की तरफ देखे जा रहा था, तभी मुझे लगा कि शायद मैंने किसी को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक तो ये चौकीदार भी वहां नहीं रहता था। मैंने सारी चीजें इग्नोर की और आंखें बंद करके हवा को फील करने लगा। मुझे आंखें बंद किए कुछ ही सेकंड हुए थे कि तभी मुझे मेरे कानों के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई।
मैंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों, वैसे मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, लेकिन ऐसे वक्त में जब इंसान अकेला हो तो डर तो लग ही जाता है। इसीलिए इस बार मैं सोफे की जगह बेड पर सोने के लिए चला गया। नींद तो जैसे आंखों में थी ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी वैसा ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। हम सब आराम से सो ही रहे थे कि अचानक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। उस आवाज से नील की नींद खुली। उसे लगा कि शायद उनके दो दोस्त जो कि दूसरे रूम में सो रहे थे, वो शायद फिर से पूल में मस्ती करने के लिए चले गए। वो उठा और उसने साथ में मुझे भी उठाया। हर्ष अभी भी सो ही रहा था। हम दोनों धीरे धीरे नीचे चले गए, लेकिन नीचे कोई नहीं था। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। हम दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक ऊपर से हर्ष के चिल्लाने की आवाज आई। हम दोनों भागते हुए ऊपर की तरफ गए। हर्ष बेड के एक कोने पर लेटा हुआ था। वो लगातार सिर्फ सोफे की तरफ ही देख रहा था। यकीनन वो बहुत डरा हुआ था। जब हम उसके पास गए तो कहने लगा कि मैंने सोफे पर किसी को बैठे देखा जो कि उसे घूर कर देख रहा था। हमने उसे बहुत समझाया कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मन का वहम है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। पर खैर, जैसे तैसे हमने उसे सुलाया और हम भी सो गए। सुबह होते ही हर्ष वहां से जाने की बातें करने लगा। कहने लगा कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि हमने वो फार्म हाउस 4 दिन के लिए रेंट पे लिया था। पर सच कहूं तो वहां रुकना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आज भी मैं सोचता हूं कि काश हमने हर्ष की बात मान ली होती। अब ठीक सुबह जब चौकीदार और उसकी बीवी आए, तब मैंने उनसे कहा कि रात को मैंने किसी को गेट के पास देखा था। क्या वो दोनों रात को यहां पर आए थे? मेरी बात सुनने के बाद कहने लगे कि साहब, मैं तो यहां नहीं आया था, लेकिन आपने उसे आवाज तो नहीं लगाई। दोस्तों, मुझे उसकी बातें थोड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर क्या था, हमने ब्रेकफास्ट किया और सीधा बाहर की तरफ घूमने निकल गए। अब ठीक जब हम शाम तक घूमकर वापस आए तो चौकीदार और उसकी बीवी दोनों के दोनों चले गए थे। हम सब रूम में जाकर फ्रेश हुए और ठीक नीचे गार्डन में बैठकर आपस में बातें करने लगे। मयंक कुछ काम है कहकर सीधा ऊपर अपने रूम में चला गया। अब जब ठीक वो अपने रूम पर पहुंचा तो उसने पाया कि उसके पूरे रूम का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। देखकर ऐसा लगता था मानो जैसे किसी ने गुस्से में फैलाया हो। मयंक चुपचाप अपना पूरा सामान धीरे धीरे समेटने लगा। जब धीरे धीरे वो अपना सारा सामान समेटने लगा तो अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ रखा हो और कोई धीरे धीरे उसके पैरों को घसीट रहा हो। कुछ ही पलों में मयंक एकदम से नीचे गिर गया और लगातार चिल्लाने लगा। हम उसकी आवाज सुन के फटाफट रूम की तरफ भागे। हम ठीक जैसे ही उसके रूम के पास पहुंचे तो यकीन मानिए हमारे भी होश उड़ गए। मयंक नीचे गिरा हुआ था और ठीक उसके सर से खून बह रहा था। पूरा कमरा ऐसा फैला हुआ था जैसे किसी ने जबरदस्ती इधर से उधर किया हो। हमने जैसे ही उससे इस घटना के बारे में पूछा तो उसने हमें तुरंत सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनकर हम सब डर गए। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। हमने दूसरे दिन ही वहां से निकलने का फैसला किया। रात में सोते वक्त हर्ष की आंखें खुली। उसे प्यास लगी थी। बोतल में पानी ना होने की वजह से वो नीचे किचन में जाकर पानी लेने चला गया। जब वो पानी लेकर ठीक वापस आने लगा तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे बाहर कोई चल रहा हो, किसी के जोर जोर से चलने की कदमों की आहट हो। उसने दौड़कर बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे भी याद नहीं था। लेकिन जब साहिल नीचे गया तो उसने देखा कि हर्ष गार्डन में जमीन पर बैठा एक तरफ की ओर देखकर घूर रहा था। साहिल ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। साहिल ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही साहिल ने हर्ष की तरफ देखा तो हम सबको आवाज लगाने लगा। हम सब भागकर नीचे गए तो देखा हर्ष के पूरे चेहरे पर खुरचने के निशान थे, जैसे किसी ने उसके चेहरा धीरे धीरे खुरचा हो। उस वक्त उसके हाथों में भी खून लगा था, लेकिन वो एकटक बस एक ही जगह देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। नील भागकर उसके पास गया और उसे हिलाकर पूछने लगा कि हर्ष क्या हुआ तुझे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नील गुस्से में उस पर बरसने लगा कि तुझे क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं। हर्ष ने नील को नॉर्मल सा धक्का दिया, लेकिन वो धक्का इतनी जोर का था जैसे 2-4 लोगों ने मिलकर उसे एक साथ धक्का दिया गया हो। नील घास पर फिसलता हुआ गिर गया। उसे थोड़ी बहुत चोटें भी आई। वो तो घास थी, इस वजह से कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ हर्ष पागलों की तरह हंस रहा था। हंसते हंसते बीच बीच में वो गुर्रा भी रहा था।
हम ये सब देखकर डर गए। हर्ष गेट की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम चारों ने मिलकर उसको एकदम से पकड़ लिया। न जाने इतनी शक्ति उसमें कहां से आ गई। वो एक एक कर हमको इधर उधर धकेल रहा था। उस वक्त साहिल को कुछ सूझी और वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि साहिल हनुमान जी का भक्त है। उसके गले में हमेशा हनुमान जी का लॉकेट होता है। अब ठीक जैसे ही उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो हर्ष एकदम से रुक गया और अपने कानों में हाथ रखकर चिल्लाने लगा। उस वक्त साहिल को देखकर हम सबको भी एक उम्मीद मिली। हमें जितना आता था उतना हनुमान चालीसा हम साहिल के साथ जोर जोर से बोलने लगे। इसकी थोड़ी ही देर बाद हर्ष नीचे गिरकर बेहोश हो गया। हम ठीक उसे उठाकर रूम में ले गए और उसे चुपचाप सुला दिया। हम सब बहुत डरे हुए थे। हमने उसी वक्त वहां से निकलने का फैसला किया। हम सब अपना और हर्ष का सामान पैक कर रहे थे कि हमने अचानक हर्ष की आवाज सुनी। वो बेड पर बैठकर गुर्रा रहा था। वो हमसे कह रहा था कि चाहे कितनी कोशिश कर लो बचने की, लेकिन बच नहीं पाओगे। साहिल ने दोबारा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद हर्ष फिर से बेहोश होकर नीचे गिर गया। बस अब और नहीं। हमने जल्दी से सारा सामान गाड़ी में रखा। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और हर्ष और साहिल पीछे। हर्ष उस वक्त धीरे धीरे होश में आ चुका था, यहां तक कि वो एक तरह से नॉर्मल भी लग रहा था। बस अपने शरीर पर दर्द बता रहा था। उसी वक्त नील को याद आया कि उसका मोबाइल वहीं बेड के कोने में रह गया है। उसने कहा, मैं बस मोबाइल लेकर आता हूं। वो भागता हुआ कमरे में चला गया और हम सब उसका इंतजार करने लगे। उसी वक्त हमारे कानों पर एक जोरदार की चीख की आवाज सुनाई दी। हम सब अंदर की ओर भागे। हमने देखा कि नील फर्श पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर खून में लथपथ हो गया था। हमने उसे उसी हालत में उठाकर सीधा गाड़ी में डाला। नील की सांसें धीमी चल रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहा था। शायद वो कहना चाह रहा था कि उसके आसपास उसने कोई साया देखा। और ठीक जब वो रूम से बाहर आया तो भागते हुए अचानक उसे किसी ने शायद धक्का दे दिया। हम तकरीबन 4 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर में खबर मिली कि नील नहीं रहा। हम सब बहुत दुखी थे। हमने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। लेकिन क्या ये सब खत्म होने वाला था? नहीं। अंतिम संस्कार के बाद हम अपने अपने घर आ गए। हर्ष बहुत शांत रहने लगा था। वो घर जाने के बाद अकेला सा हो गया था, ना ही अपने रूम से बाहर आना। उसके घर वालों को लगा कि शायद नील की वजह से वो आजकल उदास रहने लगा है। लेकिन इसके ठीक दूसरे दिन सुबह कॉल आया कि हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। क्योंकि जब हर्ष की माँ सुबह उठाने के लिए उसके कमरे में गई तो देखा कि हर्ष फांसी लगा चुका था। उसका पूरा शरीर बेजान पड़ा था। सच कहूं दोस्तों, इसके बाद तो हम तीनों एक तरह से मानो सदमे में जा चुके थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फार्म हाउस से वापस आने के बाद मुझे और मयंक को हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पास है। दूसरी तरफ साहिल के साथ ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन उसे भी अजीब से सपने आते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, ये सारी बातें हमने अपने घर में बताने की सोची। इसके बाद घर वाले हमें एक ओझा के पास लेकर गए। ओझा ने बताया कि हमने जाने अनजाने में किसी रूह को छेड़ दिया और वो रूह बहुत खतरनाक है। पर बाबा ने हमें एक ताबीज दिया और कहा इसे तब तक पहने रखना जब तक मैं ना कहूं। बाबा लगातार 15 दिन तक हमें अपने पास बुलाते रहे। 15वें दिन उन्होंने हमसे वो ताबीज वापस ले लिया। लेकिन वो ताबीज उतारने के बाद उन्होंने हमें एक नया ताबीज दिया। कहा कि अब आप लोग सुरक्षित हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस जगह हम गए थे वहां एक आम का पेड़ था और ठीक उस आम के पेड़ के पास किसी प्रेग्नेंट लड़की ने सुसाइड किया था। मुझे याद आया कि पहली रात जब हम वहां गए तो हमने उस पेड़ के पास ही दारू पी थी और कुछ ऐसी बातें भी की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, इस बात को आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी यकीन नहीं लगता कि वो दोनों नहीं रहे। दोस्तों, आज भी लगता है कि नील आकर कहेगा कि चलना एक राउंड लगाकर आते हैं। साथ ही हर्ष की वो मासूम भरी मुस्कुराहट हमेशा याद आती है। काश पहली रात हमने उसकी बात मान ली होती। दोस्तों, कई किस्से ऐसे होते हैं जो लगते झूठे हैं, मगर उसकी वजह कुछ ऐसी होती है जिसके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। इसीलिए नए साल की शुरुआत के साथ साथ मैं ऐसे ही नई नई कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।